हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी से संबंधित है। बायोलॉजी विज्ञान में यानी जीव विज्ञान में जो एनसीईआरटी द्वारा संशोधित जो आपका पाठ्यक्रम है 2024 के लिए जो पाठ्यक्रम लागू किया गया है, उसी के अनुसार ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। 2024 का ये मॉडल पेपर है जो एनसीईआरटी द्वारा पुनर्गठित किया गया है। तो बच्चों, देरी मत करें और चलते हैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से आपके पेपर को सॉल्व करते हैं आज। तो जीव विज्ञान का पेपर आपने देखा। जीव विज्ञान का पेपर है आपका। समय आपको दिया गया सवा 3 घंटे, पूर्णांक 50 है। मॉडल पेपर तैयार किया गया है। देखिए, आपको निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। जी हाँ, आपको सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से करने हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों के द्वारा। जी हाँ बच्चों, अगर आपको चित्र बनाने को कहा गया है तो आपको चित्र जरूर बनाना है। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आंसर में से आपके कुछ कमी हो जाएगी, इसलिए आपको नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है। तो ये रहा आपका प्रश्न का पहला देखिए, प्रश्न आपका आ गया। ये पहले प्रश्न में दिया गया है, सभी विकल्प चुनकर के अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो पहले हम आपको सरसरी निगाह से पूरे प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं और प्रश्न पत्र दिखाने के बाद में हम एक एक करके आपको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पहले में आपको 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में है। उसके बाद में आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा जो एक एक नंबर के दिए जाएंगे। लघुत्तरीय जो प्रश्न वैकल्पित है वो भी आपके एक एक नंबर के हैं। तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के दिए गए हैं। ये भी आपके 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। फिर लघुत्तरीय फर्स्ट में दिया जाएगा। ये लघुत्तरीय फर्स्ट है। लघुत्तरीय फर्स्ट में आपको भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो 2 2 नंबर के होंगे। और उसके बाद में ये सेकंड है, ये आपके 3 3 नंबर के होंगे। इसमें 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन जो है ये आपको ये भी 3 3 नंबर का दिया जाएगा, 4 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में प्रश्न देखिए 6 में भी 4 क्वेश्चन है आपके। इसमें भी 4 क्वेश्चन में 3 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न चालू हो जाता है 7 नंबर से। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 5 नंबर का होता है। लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको एक सुविधा रहती है कि उसमें 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन अथवा करके पूछा जाता है। तो इन दोनों में से आपको एक का ही उत्तर देना होगा। जैसे 7वें क्वेश्चन में आपको मनुष्य नर के नर जनतंत्र का वर्णन करना है अथवा पारिस्थितिकी के जैविक घटकों को विस्तृत करना है। तो ये आपको एक एक करके पुनर्योगा डीएनए तकनीकी या अनुवांशिक कोड क्या है एक ही लिखना है। और बायोगैस क्या है, बायो संयंत्र का चित्र बनाइए, या व्यसन क्या प्रमुख है। तो ये इतने आपके क्वेश्चन है। ये 5 नंबर के हैं, 3 क्वेश्चन हैं। तो अब आपको ले चलते हैं आपको आपकी अपनी दुनिया में जहाँ पर आप क्वेश्चनों को देखेंगे। ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। स्त्री के अंडरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। तो भ्रूण किस अवस्था में होता है ये आपको बताना है। तो स्त्री के अंडरोपण के समय में भ्रूण कैसे होता है, ब्लास्टुला अवस्था में होता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा। का दूसरा ऑप्शन सही है। मानव में संतान का लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में आपको बताया गया है माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से। तो अंडाणु शुक्राणु की माप से या माँ के लिंग गुणसूत्र से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पड़ता है तो केवल पिता के लिंग गुणसूत्र से। अर्थात मानव में जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यानी ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, पिता का गुणसूत्र ही कर्ता धर्ता होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों गुणसूत्र एक्स और वाई पाए जाते हैं। इसमें माता का कोई रोल नहीं होता। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गा खंड आपका आ गया। एक गा क्वेश्चन है, आवृत्त बीजी पौधों के पुष्प के नर जननांग को क्या कहते हैं। ठीक है,
तो आवृतबीजी पौधे के पुष्प के नर जननांग को पुमंग कहते हैं। ये आपका ऑप्शन पहला सही है। और अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है? चिकित्सा में, कृषि के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, दोनों में या ननाब्दीज? तो इसमें होता है दोनों में, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से आपको क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में 4 क्वेश्चन आपको हल करने को दिया जाएगा। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन आपके हल हो गए हैं। अब आपको ले चलते हैं अतलगोत्रीय की दुनिया में। देखिए बच्चों, अब आप अतलगोत्रीय कैसे हल करेंगे, जो एक एक नंबर का होगा। एक लाइन लिखे, एक नंबर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एक नंबर लिखे, एक लाइन लिखेंगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, ये है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम लिखे जहां नर और मादा उद्भिद का विकास होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंग का नाम बताना है जहां पर नर तथा मादा उद्भिद का विकास होता है। तो देखिए उत्तर में है आपका, ये उत्तर है आपका, नर उपोद्भिद परागकोश होता है और मादा उपोद्भिद क्या होता है, अंडाशय होता है। बस इतना ही आपको लिखना है और आंसर आपको पूरे के पूरे उत्तर मिलने। अगर आप इतने लिखते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर? तो नर उपोद्भिद परागकण यानी परागकोश में मिलता है और मादा उपोद्भिद अंडाशय में मिलता है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, उस एंजाइम, देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई देता होगा, खा खंड है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। ठीक है, ये दिखाई देता है आपको कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो उस एंजाइम का नाम ये है, देखिए, एंडोन्यूक्लियज एवं एक्सोन्यूक्लियज। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज और एक्सोन्यूक्लियज, ये आपके एंजाइम्स होते हैं जो टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि उन कोशिकाओं के नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। तो देखिए ये है आपका आंसर कि वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धन शुक्राणु कोशिकाओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो सर्टोली कोशिका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यही आपको मतलब शुक्राणु को पोषण उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाए जाते? ठीक है, वर्णांध व्यक्ति तो आप समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं जिनको वर्णों का ज्ञान नहीं होता। वर्ण माने रंग में विभेद नहीं उत्पन्न कर पाते हैं और खासकर लाल और हरे में। तो उनको रेलवे ड्राइवर या और कोई भी ड्राइवर नहीं बना सकता, क्योंकि देखिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं उत्पन्न कर पाता है। ठीक है, ये देखिए भेद नहीं उत्पन्न कर पाता है। इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और वो अप्रभावी रहता है और मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेल ड्राइवर नहीं बनाया जाता, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल न पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना हो जाएगी। अब पता नहीं लगेगा वो वहाँ पर बत्ती रेड जल रही है, लाल, और वह झोंके चलेगी नहीं तो क्या होगा, आगे जो ट्रेन आ रही है उसको ठोंक देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइवर को भी इन रोगों से बचने, जो मतलब ये रोगी है उनको इनसे बचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 46 से अधिक होते हैं और टर्नर सिंड्रोम में 46 से कम होता है। क्लियर? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यूं कह रहा है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित प्रस्तुत डीएनए कुंडली का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए। तो इसमें आपको चित्र बना करके दिखाना होगा। और कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया?
तो देखिए वंशागत का जो क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था वह सटन और बार्बेरी ने दिया था। किसने? सटन और बार्बेरी ने दिया था और ये 1902 में दिया था। क्लियर? और अब क्वेश्चन कर रहा है कि सटन और बार्बेरी के द्वारा जो बनाया गया आपका डीएनए मॉडल हाइड्रोकुंडलित वो ये है देखिए। ठीक है, ये मॉडल आपका डीएनए का द्विकुंडल मॉडल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर आया है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी जीव या पादप बिना दूसरे जीव या पादप को हानि पहुंचाए लाभान्वित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? सहभोजता कहते हैं। आर्किड, आरोही और कंठलताएं ये इसका उदाहरण है। ये दोनों सहयोगी भौतिक संबंध बना स्थापित किए बिना पारस्परिक लाभान्वित होते हैं तो ये आदि सहयोग होता है। जैसे मूल परिवेशीय सूक्ष्म वनस्पत जाति एवं सी एनीमोन जो हर्मिट क्रेब के खोल के ऊपर रहता है तथा इसे रक्षा कवच प्रदान करता है, क्योंकि सी एनीमोन के दंश कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके बदले में हर्मिट क्रेब के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण से एनीमोन को भोजन तथा प्रजनन आदि के लिए नए नए स्थान भी मिलते रहते हैं। सहभोजता दो जीवों के मध्य होने वाली ऐसी रासायनिक क्रिया है। ठीक है, अगला देखिए आपका अधिपादप क्या है? पादप जगत में अधिपादप वह पादप होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, परंतु ये देखिए जो स्वपोषी होते हैं परंतु दूसरे पादपों पर उगते हैं। आर्किड का प्रमुख यही लक्षण होता है। ठीक है, समझ में आई बात? फिर अधिपादप पादप स्थान परजीवी होते हैं, परजीवी है। ये दूसरे पादपों पर उगते हैं परंतु अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं और उस पादप को किसी प्रकार की हानि को नहीं होने देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, थायमिन इसमें पाया जाता है, जबकि राइबोसोम में राइबोस शर्करा पाई जाती है और इसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। विष संक्रमण क्या होता है? विष संक्रमण पर आपको टिप्पणी लिखना है। विष संक्रमण क्या है? विष संक्रमण किसी स्थान से रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं द्वारा जीवाणुओं को नष्ट करना विष संक्रमण कहलाता है। यानी जीवाणु को नष्ट करना विष संक्रमण कहलाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग शल्य चिकित्सा उपकरणों, ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सालयों के प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों आदि को विष संक्रामक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए ऊष्मा रसायन तथा छानने के विभिन्न विधियों प्रयोग में ली जाती हैं। शल्य चिकित्सा उपकरणों का विसंक्रमण ऑटोक्लेव तथा प्रेशर कुकर में 110 से 120 यानी 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 पाउंड दाब और 15 मिनट तक रख सकते हैं। अब आ गया लघुत्तरीय सेकंड का। देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रभाविता के नियम के अनुसार जब परस्पर विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को मेंडल को एक संकर संकरण प्रयोग द्वारा समझाया गया। एक संकर संकरण द्वारा प्रभाविता के नियम की पुष्टि कैसे हुई? देखिए ये किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके जो संकरण कराया गया उसे एक संकर कहते हैं। जैसे मेंडल ने मटर के पौधे की लंबाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने संकरण प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि शुद्ध लंबे पौधे
तथा शुद्ध बौने पौधे के साथ संकर कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे होते हैं। साथ ही इस प्रथम पीढ़ी के लंबे पौधों में स्वपरागण करा के उत्पन्न बीजों को जब पुनः बोया जाता है तो द्वितीय असंतानित पीढ़ी जब 2 होते हैं उसमें लंबे और पौने यानी दोनों प्रकार के लक्षण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका प्रयोग। कैपिटल टी शुद्ध पौधा है और स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा है। जब इसके मध्य में मतलब क्रॉस कराते हैं तो आपको इस तरह से पौधे प्राप्त होते हैं। ये मेंडल द्वारा संपादित एक संकर संकरण का रेखा चित्र पर दिया गया है, इसको आपको बना लेना है। इसको आपको अभ्यास करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मादा प्रजनन तंत्र का वर्णन करना है। मादा प्रजनन तंत्र पिछली बार जो आया था 2023 में, इस बार वो नर जनन तंत्र था और ये इस बार पूछा जा रहा है कि मानव जनन तंत्र का नामांकित वर्णन करना है आपको। तो ये देखिए आपका मादा जनन तंत्र है ये। ठीक है, मादा जनन तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है अंडाशय यानी मुख्य जनन अंग अंडाशय। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रोण गुहा के गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनी के पीछे नीचे की ओर स्थित होता है। ठीक है, ये अंडवाहिनी नीचे की ओर स्थित होता है। ये अंडाशय और वृक्क के पीछे देह भित्त से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय अंडाशयी स्नायु द्वारा गर्भाशय से तथा अंडाशयी फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये दूसरा है आपका सहायक जनन अंग। ये देखिए आपका अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में एक जोड़ी पतली या कुंडली नलिका होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी वायु कोष्ठिका या इनफंडिबुलम तुम्बिका इस्थमस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती है। अंडवाहिनी की भित्ति का बाह्य आवरण पेरिटोनियम होता है तथा इसके नीचे पेशीय आवरण होता है। इसके मुख पर कीप के आकार की झालरदार कीप होती है। इसके बाद कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाती है। अब आ गया गर्भाशय। गर्भाशय या मूत्राशय के ऊपर तथा पीछे स्थित उल्टे नासपाती के आकार की संरचना होती है जो स्नायु के शरीर द्वारा शरीर में चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशीय तंतुओं से बनी होती है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। ये गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण अपरा से जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद में देखिए आपका यौन यह देखिए क्या है, यह मूत्रमार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में झिल्लीनुमा पेशीय नलिका होती है। यह संभोग के दौरान शिशन से वीर्य ग्रहण करती तथा शिशु के जन्म के समय जन्मनाल के रूप में कार्य करती है। फिर देखिए भग है। मादा मानव के बाह्य जनन अंगों को स्वाभाविक रूप से भग कहते हैं। यह मोस प्यूबिस बृहद भगोष्ठ लघु भगोष्ठ या पेरोनियम भगोष्ठयोम प्रग्रहण से मिलकर के बना होता है। भग सिर्फ नरशिशन के समान होता है और संवेदनशील अंग है। उसके बाद में सहायक ग्रंथियाँ आ जाएगी। सहायक ग्रंथियों में कौन कौन से बर्थोलिन ग्रंथियाँ और हैं आपकी अस्तन ग्रंथियाँ। बर्थोलिन ग्रंथियाँ देखिए क्या होती है, एक जोड़ी होती हैं जो मलाशय और प्रग्रहण के बीच उपस्थित होती है। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती है जो मैथुन में सहायक होती है। और अस्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ये एक जोड़ी अस्तन ग्रंथियाँ बच्चे के अधर भाग में स्थित होती हैं। यह दुग्ध श्रवण करने वाली ग्रंथियाँ प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती हैं। इन पर उभरे हुए चुचुक पाए जाते हैं।
ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विदलन तथा समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदलन तथा समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है। ये देखिए आपका है विदलन तथा समसूत्री विभाजन में अंतर। विदलन विदलन समयुग्मनज में होता है। विदलन कैसा होता है, समयुग्मन में होता है, और समसूत्री विभाजन या दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसमें अंतरावस्था छोटी होती है, इसमें अंतरावस्था लंबी होती है। अगला है इसमें अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है, इनकी अंतरावस्था में डीएनए तथा कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण होता है। ठीक है। अगला देखें, अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती है और इसमें कोशिका वृद्धि होती है। भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, या युग्मनज के आकार का ही बना होता है और इसमें कोशिका की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर बताइए। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का उत्तर, प्रत्येक जीवधारी अपने लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। ये लक्षण किसी विशेष जीन के युग्म से निर्देशित होते हैं। इस युग्म का एक जीन माता से तथा दूसरा जीन किससे, पिता से प्राप्त होता है। संतति में एक जोड़े परस्पर विरोधी जीनों की उपस्थिति होने पर एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोक देता है, रोक करके स्वयं प्रकट हो जाता है। यह जीन प्रभावी जीन या कारक कहलाती है तथा जीन के इस गुण को प्रभाविता कहते हैं। जबकि दूसरा जीन प्रकट यानी प्रदर्शित नहीं होता, तो जो दिखाई नहीं देता है, अप्रभावित रहता है, उसे अप्रभावी जीन कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाएं को दिया जाता है। ठीक है, ये तो बड़ी बुजुर्ग का कहना है, लेकिन आप सब लड़के पढ़े लिखे हो गए हैं, अब इनमें कहना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सभी लोग जान गए हैं। ठीक है, अब आपको जानकारी हो गई है कि जो लिंग निर्धारण का जो काम है ये पुरुषों का होता है, महिलाओं का उसमें कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए लिंग निर्धारण में आपको साफ कर दिया गया कि मानव में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक है दैहिक, एक है लिंग गुणसूत्र। तो दैहिक यानी ऑटोसोम्स होते हैं, तो ऑटोसोम्स तो बराबर होते हैं, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और पुरुष में क्या होते हैं, एक्स और वाई दोनों होते हैं। स्त्री के अनुजनन के फलस्वरूप बने सभी अंडाणुओं में एक अगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का और एक्स लैंगिक गुणसूत्रों का होता है। अतः सारे अंडाणु एक समान होते हैं, इसलिए स्त्री को समयुग्मकी लिंग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्स इसमें देखिए ये आपका एक्स एक्स मादा का है और एक्स वाई नर का है। जब इसमें आपने मतलब इसे जब ये निश्चित होता है तो एक्स और एक्स अगर होगा तो पुत्री होगा, अगर इसका एक्स और इसका वाई अगर निश्चित होगा तो पुत्र बनेगा। ये कुल मिलाकर के ये आपको जानना है कि जो लिंग का निर्धारण करना है वह केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, पुरुष के लिंग गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकन चित्र देना है। ये आपको बताना है कि मलेरिया परजीवी ये जो आपके है, ये मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाना है आपको कि मलेरिया कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, तो इसका आपको लाइफ साइकिल दिखाना होगा। ठीक है, चलो देखो कि कहाँ ये देखिए, ये आपका मलेरिया का जीवन चक्र। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। देखिए जब ये मलेरिया परजीवी मच्छर ये कि जब किसी से को काटता है, यहाँ पर ये जब मान लीजिए यहाँ पर काटा तो इसके साथ में कहाँ पर चला गया, लीवर में चला गया, और लीवर पर ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुँच गया, लीवर में। अब ये लीवर में क्या करता है कि
परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और कोशिकाओं को फोड़ देता है। अब ये यहाँ पर रह करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, परजीवी लाल रुधिर कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और उन्हें फोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। अब यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ से आपका आगे बढ़ जाएगा और यहाँ से आगे हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये देखिए आपका जीवन चक्र है, आपको दिखाया गया है। शायद स्क्रीन पर छोटा हो, ना आ रहा हो। देखिए हम लाने का प्रयास करते हैं इसको। ये देखिए, फिर देखिए यहाँ पर ये परजीवी कोशिकाओं के रुधिर में अलैंगिक जनन करता है। यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद में क्या होता है कि अलैंगिक अवस्थाओं में रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाओं का परिवर्तन होता है। यहाँ पर नर मादा अलग हो जाते हैं, फिर यहाँ युग्मक बनाते हैं और फिर जब ये किसी युग्मक हो जाते हैं और फिर मादा रक्त आहार नाल में युग्मकों को अंदर ले जाता है। फिर देखिए यहाँ पर जैसे ये फिर किसी को काट लेता है। ठीक है, जब ये काट लेता है तो क्या होता है, निषेचन और परिवर्धन मच्छर के आमाशय में होता है। जब ये काट लेता है तो इसके अंदर ये चले जाते हैं और इसके अंदर कहाँ पर, यानी मच्छर के अंदर यानी आमाशय में, वहाँ पर निषेचन होता है। और यहाँ पर देखिए जब निषेचन हो जाएगा तो परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं आंत्र से निकल करके मच्छर की कहाँ, लार में चली जाएगी। और जैसे लार में आएगी वैसे ही जब किसी व्यक्ति का रक्त चूसेगा तो पुनः इसको क्या करेगा, यहाँ पर इसमें मतलब रक्त के माध्यम से ये उसको छोड़ देगा। तो इस तरह से एक लाइफ साइकिल बन जाती है। यानी मच्छर को अपने जीवन चक्र के लिए 2 पोषक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 2 पोषक के माध्यम से अपने जीवन को बढ़ाता है। तो ये आपको इस तरह से बनाना होगा। आणविक निदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह आपको देखिए की स्टोन क्या है। की स्टोन क्या होती है, वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समुदाय है जिनका समुदाय अथवा पारिस्थितिकी पर प्रभाव मात्र उसकी अत्यधिक संख्या के कारण नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों के अव्यक्त होता है, उसे की स्टोन कहा जाता है। ठीक है, ये आपका ये देखिए ये आपका की स्टोन था, लेकिन यहाँ पर देखिए आणविक निदान है। आणविक निदान का क्वेश्चन अलग है। ये देखिए आपका आणविक निदान है। यहाँ रोगों के उपचार हेतु सर्वप्रथम रोग का निदान होना आवश्यक है। रोग के निदान हेतु जैव तकनीकी विधियों द्वारा प्रयोग आणविक निदान कहलाता है। इसके अंतर्गत रोगाणु को पृथक कर जैव रसायनों की सहायता से उन्हें जांचा जाता है, यानी पहले चेक किया जाता है। उसमें PCR चेक मैंने पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया, फिर बेटिंग ब्लाटिंग टेक्निकी, फिर इसके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जीन थेरेपी पर टिप्पणी लिखनी है। जीन थेरेपी तथा एंजाइम थेरेपी क्या होती है, ये देखिए आपको बताने। इसके अंतर्गत मानव शरीर में असामान्य त्रुटिपूर्ण या विकारी जीन को स्वस्थ जीनी में प्रतिस्थापित करते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, इसे परिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करा जाता है। ये देखिए आपके, ठीक है, ये आपको ऐसे याद कर लेना होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया। मानव में नर जनन तंत्र का प्रमुख वर्णन करना है। फिर इसमें आपको बताना है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ये देखिए वृषण मानव में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 4.5 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 से 3 सेंटीमीटर मोटा वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बना होता है। ये देखिए
वृषण में उपस्थित लीडिंग कोशिका नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावित करता है। ये देखिए, इसमें ये प्रजनन तंत्र है। ठीक है, ये आपको देखना होगा। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या, अथवा पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक तथा इसके संबंधों का और रेखा चित्रों में ही बताना है। तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र पर पाए जाने वाले सभी पादप जंतु, मानव, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, विषाणु आदि उसके जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, ये पारितंत्र में विभिन्न भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला रेखा चित्र ये है, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उत्पादक के बाद में आपका द्वितीयक पोषण यानी शाकाहारी, फिर उसके बाद में तृतीयक पोषण मांसाहारी, फिर उसके बाद में उच्च मांसाहारी। ठीक है, ये इस तरह से होते हैं। इसमें पहले उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता ऊर्जा का केंद्र होता है। ये देखिए, ठीक है, देखिए कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्योगक डीएनए क्या है। मानव इंसुलिन उत्पादक विधि का वर्णन करना। ये पुनर्योगक डीएनए तकनीक क्या है। तो ये उसका देखिए आंसर है कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में कृत्रिम विधियों द्वारा कोशिकाओं की अनुवांशिक रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है। इसमें पुनर्योगक डीएनए बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण एवं पुनर्योजन होता है। इस तकनीक में दो भिन्न जीवों डीएनए का संयुक्त कर पुनर्संयोजित डीएनए प्राप्त किया जाता है। इस तकनीक को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। ठीक है, ये अगला देखिए, मानव में इंसुलिन एक अलग प्रोटीन हार्मोन्स है। यह प्रोटीन युक्त हार्मोन्स अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है तथा रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन की पूर्णता रुधिर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है। ठीक है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, रुधिर की कोशिकाएं ग्लूकोज नहीं प्राप्त कर पाती। यह मधुमेह का कारण होता है। सर्वप्रथम एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी। ध्यान रखना, प्रारंभ में मधुमेह रोगी के उपचार हेतु इंसुलिन सुअर तथा गायों से प्राप्त की जाती थी। इस प्रक्रिया में 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त करने के लिए 800 से 1000 किलोग्राम अग्नाशय की आवश्यकता होती थी। यानी इतने अग्नाशय हो तब आपको 100 ग्राम इंसुलिन प्राप्त हो। यह इंसुलिन मानव इंसुलिन की संरचना में कुछ भिन्न या इससे कुछ रोगियों में एलर्जी उत्पन्न हो जाती थी। अब एफ सेंगर की खोज के लिए इस खोज के लिए 1958 में एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इंसुलिन संश्लेषण 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। एक कंपनी है अमेरिकन इली लिली नामक एक अमेरिकन कंपनी निर्माण कंपनी ने 5 जुलाई 1983 को डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थी। ठीक है, ये फिगर आपको बनाने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिक कूट क्या है।
अनुवांशिक कोड क्या होते हैं? तो देखिए अनुवांशिक कोड क्या होते हैं। अनुवांशिक कोड या क्रोड नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। 3 न्यूक्लियोटाइड्स का वह अनुक्रम जो किसी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करती है प्रकोड कहलाता है। अनुवांशिक संकेत प्रणाली में 64 प्रकोड होते हैं। ये देखिए, ये सब आपको याद रखना होगा। अगला है बायोगैस क्या है। अगला क्वेश्चन और लास्ट का क्वेश्चन है बायोगैस क्या है। इसकी रूपरेखा संरचना आपको बनानी है। ठीक है, बायोगैस क्या है ये आपको बताने हैं। देखिए ये है आपका बायोगैस। जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस कहलाता है। जैव भारों से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत गैस के रूप में जैव गैस यानी बायोगैस कहलाता है। मानव मल व पशुओं के गोबर से जैव गैस का निर्माण किया जा सकता है। अपशिष्ट जैव भार को मेथेनोजेनिक जीवाणुओं यानी उदाहरण मेथेनोबैक्टीरियम द्वारा अनाक्षी विघटन से प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्राप्त होने वाले जैव गैस में मीथेन गैस प्रचुर मात्रा में होती है। जंतुओं के अपशिष्ट जैव भार में सेलुलोज की मात्रा पर्याप्त मात्रा होती है जिसके पाचन में जीवाणु मीथेन उत्पन्न होते हैं। ये ठीक है। अब देखिए बनाया कैसे जाता है। ये 15 से 20 मीटर गहरा होता है। इसमें देखिए ये बना है आपका। तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यसन क्या है। अंतिम क्वेश्चन है आपका, व्यसन क्या है। इसे ऐसे आप क्या समझते हैं। तो अल्कोहल सामान्य रूप से शराब या मदिरा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मादक पेय पदार्थ है। यह रासायनिक रूप से एथिल अल्कोहल है। अल्कोहल ड्रग के तात्कालिक प्रतिकूल प्रभाव, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होती है। इनकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से श्वसनघात, हृदयघात, प्रमस्तिष्क रुधिरस्राव जिसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं आदि कोमा ये सब हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अल्कोहल ड्रग के उपयोग से शैक्षिक व सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। बिना किसी कारण स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज में अनुपस्थित, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, एकाकीपन, अवसाद आदि के द्वारा ये सब आप करना शुरू कर देते हैं। धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल ड्रग सेवन करने वाले व्यक्ति चोरी का सहारा लेता है आदि इस तरह से। ठीक है, ड्रग या नशीली दवाई करता है। ये देखिए, जब किसी औषध को लगातार लेते रहने से व्यक्ति उस पर आश्रित हो जाता है, व्यक्ति उसके बगैर नहीं चल पाता है, तो इस अवस्था को औषधि व्यसन कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि। नशीली औषधियों के प्रकार देखिए, शामक या निद्राकारक, उत्तेजक, एंटी डिप्रेसेंट, विभ्रामक। अगला है साइकेलेडिक, ये सब आपके विभ्रम। ओपाइड देखिए, यह दर्द, चिंता, तनाव को कम करती है। ये रुधिर चाप
तथा श्वसन दर को भी कम करता है। इससे निद्रा व सुस्ती आती है। ओपाइड नारकोटिक दर्दनाशक दवाइयों के वर्ग में इसे उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपके मादक पदार्थ यानी व्यसन होता है। ये व्यसन बहुत ही हानिकारक पदार्थ है भाई, इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। ये बायोलॉजी के पूरे संपूर्ण पेपर आपको कवर करवा दिया गया। अब हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।